बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मरमर्स का टॉपिक आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। मरमर्स का कॉन्सेप्ट बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है समझना, वो ये ज़रूरी है कि हार्ट की सिस्टली और डायस्टली क्या होती है। बच्चे ये वाली बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हार्ट के दो तरह के चेम्बर्स हैं, एक है एट्रिया, एक है वेंट्री, दूसरे हैं वेंट्रिकल्स। तो जब भी हम हार्ट की सिस्टली या डायस्टली की बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली बच्चे वी आर टॉकिंग अबाउट वेंट्रिकल, ठीक है। क्योंकि वेंट्रिकल्स आपके वो पोर्शंस हैं हार्ट के जिन्होंने बड़ी बड़ी सर्कुलेशन को ब्लड जो है वो पुश करना है। जैसे राइट वेंट्रिकल ने पल्मोनरी सर्कुलेशन को और लेफ्ट वेंट्रिकल ने सिस्टेमिक सर्कुलेशन को। तो आप ये देखें कि वेंट्रिकल की डायस्टली से मुराद क्या है। वेंट्रिकल की डायस्टली से मुराद ये है कि वेंट्रिकल डायस्टली में रिलैक्स फेज के अंदर होगा और इसके अंदर ब्लड फिल करेगा एट्रियम से, एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ आएगा थ्रू विच वाल्व, राइट साइड पे ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू और लेफ्ट साइड पे माइट्रल वाल्व के थ्रू ब्लड आएगा। और आप ये देखें कि जब एट्रिया जो होते हैं वो सिस्टली अंडरगो करते हैं तो इसका मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एंड व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट तो राइट वेंट्रिकल अपना ब्लड जो होता है वो पुश करता है पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल अपना ब्लड पुश करता है बच्चे एओर्टा के अंदर। एक और बात को, अगर इसी बात को मैं वेल्व्स की सेंस में बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा कि जब वेंट्रिकल्स जो होते हैं डायस्टली अंडरगो करते हैं, जब वो रिलैक्स होते हैं तो आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स यानी कि माइट्रल वेल्व और ट्राइकस्पिड वेल्व ओपन होते हैं, जबकि आपके एओर्टिक और पल्मोनरी वेल्व्स जो होते हैं वो क्लोज होते हैं। ठीक हो गया। दूसरी चीज आपको यह बताऊं कि जब वेंट्रिकल जो होता है, एक वेंट्रिकल सिस्टली अंडरगो करता है तो आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स जो होते हैं वो क्लोज होते हैं और आपके एओर्टिक और पल्मोनरी वेल्व्स ओपन हो जाते हैं, क्योंकि यहां से ब्लड को गुजर के जाना है। इसी हिसाब से बच्चे आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट देने के बाद ये बताना चाहता हूं कि मरमर्स बेसिकली टू टाइप्स के एग्जिस्ट करते हैं। एक होते हैं जो हार्ट की सिस्टली में होते हैं और एक डायस्टली में जो होते हैं। अब सिस्टली में हार्ट की होने से मुराद है कि वेंट्रिकुलर सिस्टली में जो होते हैं, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टली के जो मरमर्स हैं उनको याद रखने के लिए एक निमोनिक है और डायस्टोलिक मरमर्स को याद रखने के लिए एक निमोनिक है। अब मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ सिस्टोलिक मरमर्स कौन कौन से होते हैं। काइंडली इस निमोनिक को याद कर लीजिए, बहुत इजी रहेगा बच्चे अगर आप लोग इसको याद करेंगे। तो इसका निमोनिक है बच्चे, प्लीज स्नीक अवे स्लोली। क्या मैं इसको पहले जुमले को कंप्लीट कर लूं? प्लीज स्नीक अवे स्लोली। ठीक हो गया। और नीचे बच्चे इसका आपने लिखना है मिस्टर टाइगर। ठीक है, मिस्टर टाइगर। तो अब इससे क्या बनता है जरा गौर से देखिएगा, मैं आप लोगों को इकट्ठे करके ये बताना चाहता हूं। पल्मोनरी स्टीनोसिस, एओर्टिक स्टीनोसिस, माइट्रल रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। यानी कि माइट्रल और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन के जो मरमर्स हैं वो सिस्टली में सामने आते हैं। अब आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वेंट्रिकुलर सिस्टली के अंदर पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व ओपन होते हैं। तो सिस्टली में चूंकि ब्लड गुजरना है पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व में से, और अगर वाल्व्स की जो नॉर्मल ओपनिंग है वो कंस्ट्रिक्ट होके इतनी हो जाए यानी कि स्टीनोज हो जाए, तो तब ही पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व की जो मरमर की आवाज होगी वो आपको सुनाई देगी। तो याद रखिएगा कि पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व जो होते हैं उनके स्टीनोटिक मरमर्स जो होते हैं वो सिस्टली में होंगे, ठीक है। जो वाल्व सिस्टली के अंदर ओपन होते हैं उनके स्टीनोटिक मरमर्स होते हैं, और जो वाल्व सिस्टली में क्लोज होते हैं यानी कि माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होते हैं तो इनके रीगर्जिटेशन मरमर्स सिस्टली में होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज बच्चे अब आप लोग ये देखें कि डायस्टोलिक मरमर्स का निमोनिक क्या है। इसका बच्चे निमोनिक है आर्म, ठीक है, आर्म पार्ट। क्या बनता है इससे, अब आपको यह भी बता दूं, ए आर से बनता है एओटिक रिगर्जिटेशन, पी ए आर से, एक को आप इग्नोर कीजिए, पी आर से बनता है पल्मोनरी रिगर्जिटेशन। ठीक हो गया। दूसरा आप ये देखिए माइट्रल स्टीनोसिस और ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वेंट्रिकुलर डायस्टोली जब भी होती है तो उसका मतलब है वेंट्रिकल रिलैक्स फेज में है और वो फिलिंग फेज में है, उसके अंदर ब्लड आ रहा है एट्रिया से।
तो एट्रिया से जो जब ब्लड आता है वेंट्रिकल्स में, तो कौन से वाल्व्स को ओपन होना चाहिए? माइट्रल वाल्व्स को और ट्राइकस्पिड वाल्व को। तो जब ये दोनों वाल्व्स ओपन होंगे, इनकी नॉर्मल ओपनिंग नैरो होके इतनी हो जाए, तो ये वाला मर्मर डायस्टली में सुनाई देगा आपको। ठीक है, यानी कि आपने रूल बेसिकली ये बनाना है कि कोई भी वाल्व्स हो, जब वो डायस्टली या सिस्टली में ओपन होंगे तो उनके स्टीनोटिक मर्मर्स होंगे, और डायस्टली और सिस्टली में जो वाल्व्स क्लोज्ड होंगे उनके रिगर्जिटेशन मर्मर होंगे। प्लीज आपने ये वाली बात बना लेनी है, इस बात को एक दफा लेक्चर रोक के बेशक सुन लीजिएगा, ये बात आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि जिन वाल्व्स का क्लोजर होगा डायस्टली और सिस्टली में, उनके स्टीनोटिक मर्मर्स हो रहे हैं, और जिन वाल्व्स की आप देखें कि बेसिकली जिन वाल्व जो वाल्व सॉरी क्लोज होंगे उनके रिगर्जिटेशन मर्मर्स होंगे, और जो वाल्व्स बच्चे ओपन होंगे तो उनके स्टीनोटिक मर्मर्स। इसी के साथ बच्चे हम लोग बिल्कुल अपने फर्स्ट वाल्व पे चलते हैं, जो कि है माइट्रल वाल्व। और माइट्रल वाल्व की डिजीजेस को हम लोग स्टडी करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे माइट्रल स्टीनोसिस। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि जो माइट्रल स्टीनोसिस होता है, मैंने अभी बताया कि स्टीनोसिस के मर्मर तब होते हैं जब वो वाला वाल्व ओपन होता है। तो आप इससे देखें कि माइट्रल वाल्व कब ओपन होता है? वेंट्रिकुलर डायस्टली में ओपन होता है। तो माइट्रल स्टीनोसिस का जो मर्मर होगा वो डायस्टली में आपको अच्छे से सुनाई देगा। अच्छा, अब आते हैं बच्चे इसकी स्टेप वाइज बातों के ऊपर। सबसे पहली बात आपको यह बता दूं कि माइट्रल वाल्व के जो स्टीनोसिस होता है वो दो डिजीजेस के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है। एक है रियूमेटिक हार्ट डिजीज के अंदर, और दूसरा बच्चे ओल्ड एज के अंदर। ये दोनों बातें जो है आपने इसके अंदर याद रखनी है। ओल्ड एज में कैल्सिफिकेशन की वजह से कॉमन है, और रियूमेटिक हार्ट डिजीज जब आपको पढ़ाऊंगा तो तब उसकी डिटेल बताऊंगा। ये सारे मर्मर्स पढ़ने के बाद हम लोग इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और रियूमेटिक हार्ट डिजीज पढ़ेंगे। नॉर्मली बच्चे जो माइट्रल वाल्व का एरिया होता है वो होता है तकरीबन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और माइट्रल स्टीनोसिस में वो कम होकर तकरीबन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर तक हो जाता है, और इवन इससे भी कम हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज बच्चा आपको ये बता दूं कि पेशेंट्स यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं जब तक स्टीनोसिस जो होता है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं हो जाता। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम होगा तो आपको साइन एंड सिम्टम्स आना शुरू होंगे। दूसरी चीज बच्चे आप लोगों ने इसके अंदर हमेशा ये वाली याद रख कि फॉर एग्जांपल ये हार्ट के चेंबर्स है। ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ पे बेसिकली माइट्रल स्टीनोसिस है। जब यहाँ पे माइट्रल स्टीनोसिस होगा तो लेफ्ट एट्रिया जो होगा, लेफ्ट एट्रियम को हाइपरट्रफी करना पड़ेगा और साइज में एनलार्ज होना पड़ेगा। जब ये साइज में एनलार्ज होता है तो जो इसके कंडक्टिंग पाथवेज होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। कंडक्टिंग पाथवे से मुराद ऐसे नोड एबी नोड वाले जो फाइबर्स यहाँ तक आए हुए हैं। तो बच्चे याद रखिएगा कि माइट्रल स्टीनोसिस में कंडक्टिंग फाइबर्स की डिस्ट्रप्शन की वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन जो होती है वो माइट्रल स्टीनोसिस को अक्सर औकात कंपनी करती है, जिसकी वजह से सिवियर किस्म का हीमोडायनेमिक कॉम्प्रोमाइज बंदे को फेस करना पड़ सकता है। जब भी हीमोडायनेमिक कॉम्प्रोमाइज का लफ्ज आएगा तो इसका मतलब होगा लेफ्ट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज कर सकता है। साथ ही साथ बच्चे जो पल्मोनरी रेजिस्टेंस है, पल्मोनरी वास्कुलेचर के अंदर भी तो रेजिस्टेंस ट्रांसमिट होगा ना, वहां पे पल्मोनरी हाइपरटेंशन का इशू भी डेवलप हो सकता है। ठीक है, या पल्मोनरी आप कह लें डिस्टर्बेंसेस भी आ सकती हैं, डिस्निया भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो ये हीमोडायनामिक कॉम्प्रोमाइज की बातें, बीपी भी कम हो सकता है। अब बच्चे अगर हम लोग आ जाएं क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर, तो क्लिनिकल फीचर्स में आपने ये बात याद रखनी है कि असर्ट रिलेटेड डिस्निया जो होता है, यानी कि जो एक्सर्शनल डिस्निया होता है वो कॉमन होता है माइट्रल स्टीनोसिस के अंदर। ठीक हो गया। और इसके अलावा बच्चे जो बहुत कॉमन फीचर्स इसमें पाए गए हैं उसको मैं क्लासिफाई कर दूं सिम्टम्स के अंदर, साथ ही साथ आपके आ जाते हैं साइन। तो साइन एंड सिम्टम्स में बच्चे आ जाता है ब्रेथलेसनेस आ जाती है, फटीग आ जाती है। इसके अलावा एडीमा आ सकता है राइट हार्ट फेलियर की वजह से, क्योंकि माइट्रल स्टीनोसिस जब होगा, फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि यहाँ पे माइट्रल स्टीनोसिस है तो बैक पुश मिलेगा यहाँ पे लंग्स को जब बैक पुश मिलेगा तो यहाँ पे वापसी पे पुश मिलेगा पल्मोनरी आर्टरी को, पल्मोनरी आर्टरी से राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम। तो ये सारे का सारा बैक पुश ट्रैवल करता रहेगा। पल्पिटेशंस मिल सकती हैं एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से, हिमोप्टिसिस मिल सकता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म और पल्मोनरी कंजेशन की वजह से, कफ मिल सकती है कंजेशन की वजह से, चेस्ट पेन मिल सकता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से, थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना मिल सकते हैं। साइंस में बच्चे जो चीजें आपको मिल सकती हैं काइंडली इनको जॉट डाउन कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एट्रियल फिब्रिलेशन मिल सकती है, मैंने आपको वो बताया वो क्यों मिलती है। ऑस्कल्टेशन के ऊपर बच्चे जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको मिड डायस्टोलिक मर्मर मिलेगा। ठीक हो गया।
इसके अलावा जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है वो लाउड अपेयर होती है, और ओपनिंग स्नैप जो होता है वो अपेयर होती है। ओपनिंग स्नैप का अगर आपको नहीं भी पता, दैट्स गोइंग टू वर्क, लेकिन S1 की लाउडनेस और मिड डायस्टोलिक मरमर का लाजमी पता होना चाहिए। दो चीजें बच्चे और पता होनी चाहिए लंग्स से रिलेटेड अगर बात की जाए, तो क्योंकि जब लंग्स में फ्लूइड जमा होता है तो वहां पे पल्मोनरी एडीमा और क्रैप्स आपको मिल सकती हैं, क्रैपिटेशंस मिल सकती हैं। इसी के साथ बच्चे जो ये बैक प्रेशर एक्सर्ट हुआ था, पूरे का पूरा राइट वेंट्रिकल तक ये वाला प्रेशर जा रहा था, तो राइट वेंट्रिकल जो होता है वो हाइपरट्रॉफी अंडरगो कर सकता है, और राइट वेंट्रिकुलर हीव भी आपको मिल सकती है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं आपके बिल्कुल बिल्कुल माइटल स्टेनोसिस के। उसके बाद बच्चे आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि टैपिंग एपेक्स बीट मिलती है आपको इसके अंदर। ये सारे के सारे बच्चे मैंने आपको स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए जो आप विटनेस करेंगे एक ऐसे पेशेंट के अंदर जिसके अंदर माइटल स्टेनोसिस है। एक और बात बच्चे आपको हाईलाइट करता चलूं, अक्सर एक एमसीक्यू आ जाया करता है कि प्रेग्नेंट वुमेन है उसको ये वाले जो मैंने आपको भी साइन एंड सिम्टम्स बताए हैं एक्सर्शनल डिस्निया वाले, ये कॉमन है। तो आप याद रखिएगा कि ये कॉमन एमसीक्यू है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनके अंदर कॉमन इवेंट जो होता है, मतलब आपसे जब भी पूछा जाए कि कौन सा वैल्वुलर डिसऑर्डर है जो उनमें कॉमन हो सकता है मरमर से रिलेटेड, तो आपने कहना माइटल स्टेनोसिस। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे अगर आप लोग आ जाए इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, तो इन्वेस्टिगेशन में आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बता दूं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ईसीजी, फिर हम लोग देखते हैं चेस्ट एक्सरे, इसके अलावा इको करवा सकते हैं, डॉपलर करवा सकते हैं, और साथ ही साथ कार्डिक कैथीटराइजेशन करवा सकते हैं। ठीक है, ये 5 प्रोसीजर्स हैं बच्चे, इनको यूज करते हुए मैं तमाम वेल्व्स की डिजीजेस को एक्सप्लेन करूंगा। ईसीजी के अंदर बच्चे आपको मिलती है पी माइट्राले। पी माइट्राले अब कैसे अपेयर होती है ये भी मैं आपको बच्चे, जो पी माइट्राले होती है बेसिकली नॉर्मल जो आपकी पी वेव होती है वो ऐसे होती है ना, लेकिन लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट के केस के अंदर आपको लीड टू के अंदर पी जो वेव होती है वो बाइफिड मिलती है, यानी कि उसकी आपको एक नॉच मिलती है और उसके दो पीक्स मिलती हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं कि पी माइट्राले, और ये लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट का, लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी का कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा ईसीजी पे बच्चे आपको एट्रियल फिब्रिलेशन के साइन एंड सिम्टम्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, और आपको राइट एक्सिस डेविएशन भी मिल सकती है। एक रूल बच्चे यहाँ पे याद करवा दूं, राइट एक्सिस डेविएशन अगर आपको अभी नहीं भी समझ आती कोई बात नहीं, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है तो राइट एक्सिस डेविएशन होती है, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के अंदर लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होती है। ठीक है, तो राइट एक्सिस डेविएशन जो है बच्चे वो आपको कैरेक्टरिस्टिकली मिलेगी माइट्रल स्टेनोसिस की डिजीज के अंदर। उसके बाद बच्चे हम लोग जाते हैं नेक्स्ट, कौन कौन सा इन्वेस्टिगेशन पे हमें चीजें नजर आएंगी वो भी देख लेते हैं। तो बच्चे चेस्ट एक्सरे के अंदर आपको नजर आएगा एनलार्ज लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम का जो साइज होगा वो इंक्रीज हुआ होगा। वो क्यों इंक्रीज हुआ होगा? क्योंकि माइट्रल स्टेनोसिस है, ये हार्ट के चेंबर में यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, वो पीछे की तरफ एक्सर्ट हो रहा है, तो लेफ्ट एट्रियम हैज टू अंडरगो हाइपरट्रॉफी। ठीक है, साथ ही साथ बच्चे चेस्ट एक्सरे पे आपको पल्मोनरी कंजेशन पीसी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि साइन एंड सिम्टम्स भी मिल सकते हैं। इको की बच्चे अगर बात की जाए तो इको के अंदर आपको मिलता है इमोबाइल कस्प्स मिलते हैं। ठीक है, थिक होते हैं कस्प्स, माइट्रल वाल्व के जो दो कस्प्स होते हैं ये थिक मिलते हैं और इमोबाइल मिलते हैं। इसके अलावा जो वाल्व का एरिया होता है बच्चे, वो मैंने अभी बताया 2 सेंटीमीटर से कम तक का भी मिल सकता है। इसके अलावा बच्चे अगर आप लोग देखें तो लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो आपको एनलार्ज मिलता है। अच्छा, उसके बाद बच्चे हम लोग आते हैं डॉपलर के ऊपर। तो डॉपलर आप लोग जब भी परफॉर्म करेंगे तो प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस माइट्रल वाल्व मिलेगा। ठीक है, यानी कि लेफ्ट एट्रियम के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर कम होगा, जबकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर कम होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा होता है। इसके अलावा जो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर होगा बच्चे वो भी आपको रेस मिलेगा और प्रेशर डिफरेंस मिलेगा माइट्रल वाल्व के अक्रॉस। उसके बाद बच्चे कार्डियक कैथीटराइजेशन अगर आप लोग करें तो उसके अंदर आपको कॉर्नरी आर्टरी डिजीज भी मिल सकती है, साथ ही साथ माइट्रल स्टेनोसिस और माइट्रल रिगर्जिटेशन का एविडेंस भी मिल सकता है। यानी कि कार्डियक कैथीटराइजेशन सिर्फ स्पेसिफिक माइट्रल स्टेनोसिस के लिए नहीं है, एसोसिएटेड डिजीजेस भी आप इसके अंदर साथ ही साथ देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं बच्चे ट्रीटमेंट रेजीम पे। जी बच्चे, यहाँ पे मैंने मैनेजमेंट पहले ही आपके लिए जॉट डाउन कर दिया इसकी हेडिंग। माइट्रल स्टेनोसिस की मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर बच्चे आप लोग क्या करेंगे कि वो सारे चीजें, वो सारे मेजर्स लेंगे जिसकी वजह से सिस्टेमिक एम्बोलिज्म कम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम की जब हाइपरट्रफी होगी तो वहां पे स्टेसिस का जो चांस होता है, ब्लड फ्लो के रुकने का चांस जो होता है वो बढ़ जाता है, और बर्शोस्टाइड के अकॉर्डिंग स्टेसिस जो होता है वो थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना को एनहांस करता है, एट्रियल फिब्रिलेशन भी इसको एनहांस करता है। ठीक है,
तो सबसे पहले बच्चे आप लोग रेट कंट्रोलिंग ड्रग्स देंगे। रेट कंट्रोलिंग ड्रग्स के अंदर बच्चे आपकी आती है रेट लिमिटिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें वेरापामिल और डिल्टियाज़म आता है। इसके अलावा डाइजॉक्सिन दे सकते हैं, साथ ही साथ बीटा ब्लॉकर्स भी आप लोग इंडिकेट कर सकते हैं। एंटीबायोटिक का जो प्रोफाइलैक्सिस है वो रूटीन के अंदर रिकमेंडेड नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। और अगर पल्मोनरी साइन एंड सिम्टम्स हैं तो डाययूरेटिक आपको देना पड़ेगी ताकि फ्लूइड वहां से रिमूव हो जाए। सर्जिकल ट्रीटमेंट पे अगर आए तो आप ये देखें कि वेल्व्युलोप्लास्टी जो है वो एक बहुत अच्छा तरीका है वेल्व को खोलने का। ठीक हो गया। वेल्व्युलोप्लास्टी जो है बेसिकली वो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। तो बच्चे बेसिकली आप ये देखें कि वेल्व्युलोप्लास्टी में आप लोग बैलून इंसर्ट करते हैं, उस स्टेनोटिक ओपनिंग तक आप लोग गाइड वायर लेके जाते हैं। गाइड वायर का जो डिस्टल एंड होता है उसके ऊपर डिफ्लेटेड बैलून होता है। जब वो उस ओपनिंग तक पहुंचता है तो वहां पे बच्चे आप लोग बैलून को डायलेट कर लेते हैं, इन्फ्लेट कर लेते हैं। तो जो आपकी स्टेनोटिक ओपनिंग होती है वो वाइड होके ओपन हो जाती है, इसको हम लोग कहते हैं बैलून वेल्व्युलोप्लास्टी। और बच्चे वाल्व रिप्लेसमेंट एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके अंदर प्रॉपरली कार्डियोथोरेसिक इन्वॉल्वमेंट इन कार्डियोथोरेसिक सर्जरी की इन्वॉल्वमेंट होगी। बेसिकली कार्डियक सर्जरी की उसके अंदर आपको वाल्व रिप्लेस करना पड़ेगा। अब एक छोटी सी चीज और बता दूं कि वेल्वुलोप्लास्टी का क्राइटेरिया क्या होता है। अगर सिग्निफिकेंट सिम्टम्स हो पेशेंट को, ठीक है, या आइसोलेटेड माइट्रल स्टेनोसिस हो, बाकी जो वाल्व्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट ना हो या बाकी आर्टरीज की इन्वॉल्वमेंट ना हो, ठीक है, माइट्रल रिगर्जिटेशन का एविडेंस ना हो, तो ये वो 3 कंडीशंस हैं जिनके अंदर आप लोग वेल्वुलोप्लास्टी करते हैं। इसके अलावा बच्चे लेफ्ट एट्रियम को थ्रोम्बस से फ्री होना चाहिए, लेकिन अगर आप लोग को इनमें से 1-2 कंडीशंस भी आती हैं तो दे आर एप्रिशिएबल। उसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट हम लोग वाल्व पढ़ने वाले हैं दैट इज माइट्रल वाल्व ही, लेकिन उसकी माइट्रल रिगर्जिटेशन। तो बच्चे ये देखें कि जो माइट्रल रिगर्जिटेशन का मरमर होगा वो बेसिकली सिस्टोलिक मरमर होगा, ठीक है, क्योंकि वेंट्रिकुलर सिस्टोली के अंदर आपके एओर्टिक और जो पल्मोनरी वाल्व्स ओपन होते हैं उनके स्टेनोटिक मरमर्स होते हैं, और जो वाल्व्स क्लोज्ड होते हैं उनके रिगर्जिटेशन के मरमर्स होते हैं। तो पहली बात तो मैंने ये क्लियर कर दी। दूसरी बात बच्चे ये बता दूं कि जो र्यूमेटिक हार्ट डिजीज है वो माइट्रल रिगर्जिटेशन मरमर की एक बहुत कॉमन कॉज है। उसके बाद बच्चे आपको ये बता दूं कि जिन लोगों के अंदर माइट्रल वाल्व की माइट्रल स्टेनोसिस की ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली माइट्रल वेल्वुलोप्लास्टी हुई होती है, उनके अंदर अगर हम लोग एक्सेसिवली डायलेट कर दें स्टेनोटिक वाल्व को तो माइट्रल रिगर्जिटेशन जो होती है वो रिजल्ट कर सकती है। दूसरी चीज बच्चे आपको ये पता होनी चाहिए कि एक और कंडीशन होती है जिसका नाम होता है एमवीपी, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स। ये अक्सर बच्चे एब्रीविएटेड फॉर्म में भी आ जाती है। तो ये आपको आना चाहिए कि माइट्रल वाल्व जो प्रोलैप्स है ये बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपका जो माइट्रल वाल्व होता है ये इंतहाई फ्लैसिड अपेयर होता है, इसको हम लोग कहते हैं फ्लॉपी माइट्रल वाल्व, ठीक है। और जो फ्लॉपी माइट्रल वाल्व होता है बच्चे ये कनेक्टिव टिश्यू के डिसऑर्डर्स की का पार्ट होता है, जैसे मार्फन सिंड्रोम आप लोग कह लें। कुछ बच्चों के अंदर मार्फन सिंड्रोम के अंदर होता है और कुछ के अंदर कॉन्जेनिटली भी ये प्रेजेंट होता है। तो जिन लोगों में माइट्रल वाल्व का प्रोलैप्स प्रेजेंट होता है ऑब्वियसली उनके अंदर जब माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स कर जाएगा, स्लाइड डाउन कर जाएगा, बेसिकली माइट्रल वाल्व के प्रोलैप्स से मुराद यही है कि वो अपनी जगह पे नहीं टिका हुआ जहां पे उसको होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसको होना चाहिए लेकिन वो अपना काम नहीं कर रहा। आप समझ लें कि जैसे फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर हार्ड चीज का होता है, बोनी चीज का, सॉफ्ट चीज का नहीं। तो फ्रैक्चर का ही काउंटर पार्ट बेसिकली प्रोलैप्स है। इसके अलावा बच्चे माइट्रल वाल्व के माइट्रल रिगर्जिटेशन के कॉजेज के अंदर एमआई भी आ जाता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बाद भी जो माइट्रल रिगर्जिटेशन होता है वो कॉमन होता है। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स इसके डिस्कस करें तो क्लिनिकल फीचर्स में आप लोग ये देखें कि यहाँ पे भी आप लोगों को डिस्पिया मिलेगा, ठीक है, और आपको माइट्रल स्टेनोसिस में भी मिल रहा था। फटीग आपको यहाँ पे भी मिलेगा क्योंकि माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर ओपनिंग नैरो होने की वजह से ब्लड कम जा रहा था और माइट्रल रिगर्जिटेशन के अंदर ब्लड नीचे जाके दोबारा वापस ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो तब भी कार्डियक आउटपुट कम ही होगा, तो तब भी फटीग होगी। इसके अलावा बच्चे पैल्पिटेशंस जो होती हैं वो आपको माइट्रल रिगर्जिटेशन के अंदर भी मिलती हैं, और इसकी वजह बेसिकली ये होती है कि ब्लड जो होता है वो रिगर्जिटेट करता है जब ऊपर की तरफ, तो दोबारा जब एट्रियम उसको नीचे की तरफ पुश करता है तो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है। उस इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम की वजह से बेसिकली जो पैल्पिटेशंस होती हैं वो फील होती हैं। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो एक दफा यहाँ पे देख लीजिए, ये एट्रियम है, ये आपका वेंट्रिकल है, ठीक है। नॉर्मली एट्रियम ने ब्लड पुश करना है नीचे की तरफ, लेकिन ये वाला जो ब्लड है ये रिगर्जिटेट करके वापस ऊपर चला गया है। अब नॉर्मली जो ब्लड यहाँ पे 5 ml होना था और 10 ml होना था और 10 में से
10 का 10 पुश हो जाता है, इसमें से 5 पुश हो गया, अब नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, और 5 जो है वो रिगर्जिटेट कर गया वापस। तो आप ये देखें कि दोबारा जब यहाँ पे इंक्रीज ब्लड जमा हो गया है और यहाँ से फर्दर ब्लड भी आ रहा है एट्रिया के अंदर, तो ज्यादा ब्लड एट्रिया में होने की वजह से जब वो सारे का सारा ब्लड अगली गो में वेंट्रिकल को पुश करेंगे तो वेंट्रिकल उस लोड को संभाल नहीं सकता इतना इजीली और फोर्सफुली कंट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिसके रिस्पॉन्स में पैल्पिटेशंस प्रोड्यूस होती हैं। इसके अलावा बच्चे माइटल डिगर्जिटेशन के अंदर भी एडिमा हो सकता है। तो आप देखें कि ऑलमोस्ट जो ये वाले क्लिनिकल फीचर्स हैं माइटल डिगर्जिटेशन के और माइटल स्टेनोसिस के, ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं और आपने इनको मिक्स नहीं करना। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि माइटल, ये मैं कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस बता रहा हूँ, प्लीज इसको नोट कर लीजिए कि माइटल डिगर्जिटेशन के अंदर चेस्ट और लंग्स की इन्वॉल्वमेंट इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती जितनी आपको माइटल स्टेनोसिस में सिग्निफिकेंटली मिलती है, और हिमोप्टिसिस और कफ जो होता है वो भी ज्यादा सिग्निफिकेंट आपको माइटल डिगर्जिटेशन में मिलता है। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग साइंस के ऊपर आए तो साइंस में आप लोग ये देखें कि यहाँ पे भी आप लोगों को एट्रियल फ्लटर मिल सकता है या फिब्रिलेशन मिल सकती है। वहां पे फिब्रिलेशन ज्यादा कॉमन थी, फ्लटर कम था, और दोनों कंडीशंस के अंदर बच्चे आपको जो लेफ्ट एट्रियम की एनलार्जमेंट है वो मिल सकती है। लेफ्ट एट्रियम के एनलार्जमेंट होने की वजह यही है कि स्टेनोसिस में तो इस वजह से मिल रही थी कि एट्रियम है ये अपनी छोटी सी ओपनिंग में से ब्लड नहीं पुश कर पा रहा, तो पीछे की तरफ बैक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। रिगर्जिटेशन में बच्चे इस वजह से मिलती है कि जो ब्लड पुश हुआ है वो वापस इधर आ गया है, तो एट्रियम जो है वो कंसिक्वेंटली एनलार्ज कर गया है। उसके बाद आप लोग ये देखें बच्चे कि कार्डियोमेगाली भी मिल सकती है आपको, इसके अंदर हार्ट का जो साइज होता है वो इंक्रीज कर जाता है, और एपेक्स स्पीड जो है बच्चे वो आपको डिस्प्लेस्ड मिल सकती है। ठीक है, नॉर्मली एपेक्स स्पीड बच्चे कहाँ पे होती है, जो आपका स्टर्नम का बॉर्डर है लेफ्ट साइड का उससे 9 सेंटीमीटर अवे इन द मिड क्लेविकुलर लाइन इन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होती है, लैटरल होती है। ठीक है, तो एपेक्स बीट जो होती है वो बच्चे आपको डिस्प्लेस मिल सकती है। इसके अलावा ये चीज तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, बच्चे के सिस्टोलिक मरमर होगा तो इसको हम कहते हैं पैन सिस्टोलिक, थ्रू आउट द सिस्टोली परसिस्ट करता है। इसके अलावा बच्चे जो X1 होती है इसके अंदर वो सॉफ्ट होती है, जबकि मैंने आपको कंपैरिजन कराया था कि माइटल स्टेनोसिस के अंदर वो कंपैरिजन अभी बता रहा हूँ कि माइटल स्टेनोसिस के अंदर वो लाउड होती है। उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि इसके अंदर आपको X3 भी मिलती है। वीनस जो पल्मोनरी कंजेशन के साइंस होते हैं यानी कि क्रेपिटेशन, पल्मोनरी एडिमा और एफ्यूजन, ये आपको दोनों में मिल सकते हैं, लेकिन आई रिपीट माइटल स्टेनोसिस में ज्यादा कॉमन होते हैं कंपेयर टू रिगर्जिटेशन। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आए तो इन्वेस्टिगेशन में आपने ये बताना है, वही मेरी 5 इन्वेस्टिगेशन जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, डेविडसन ने भी बहुत अच्छे से हाईलाइट की हुई है, उन्हीं को मैं दोबारा आप लोगों को बता रहा हूँ। ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, एको, उसके बाद बच्चे हो गया डॉपलर, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी कार्डिक कैथेटराइजेशन। अब एक एक को हम डिस्कस करते हैं। ईसीजी में ऑब्वियसली आपको लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी मिलेगी, ठीक है, साथ अच्छा उसके बाद बच्चे जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी मिल सकती है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलने का वजह ये होती है कि लेफ्ट एट्रियम में जो इंक्रीज ब्लड आया है रिगर्जिटेट होकर, जब वो ज्यादा, क्योंकि अब पिछला वाला ब्लड भी आ रहा है एट्रिया से जो वीनस रिटर्न आता है, और साथ ये वाला ब्लड भी जो ऊपर से रिगर्जिटेट करके जिसने वेंट्रिकल में जाना था वो वापस आ रहा है एट्रिया में, तो एट्रिया में पूलिंग हो जाती है। तो जब इतना सारा ब्लड वेंट्रिकल को जाता है तो वेंट्रिकल उस लोड को बेयर नहीं कर सकता और वो हाइपरट्रॉफी कर जाता है। चेस्ट एक्सरे में भी बच्चे आपको लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल एनलार्ज मिलेंगे, और वीनस पल्मोनरी वीनस कंजेशन के साइंस मिल सकते हैं, जिसको मैं पीवीसी लिख रहा हूँ। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट उसके ऊपर अगर आप आए तो इको में आपको लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल एनलार्ज मिलेंगे, ये तो बहुत इजी बात है, और माइट्रल वाल्व का प्रोलैप्स भी आपको इको पे बहुत क्लियरली नजर आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कनेक्टिव टिश्यू का कोई डिसऑर्डर है। डॉपलर के अंदर बच्चे आप देखें तो इसके अंदर भी आपको रिगर्जिटेशन के साइंस मिलेंगे। सारी बच्चे जो बेसिक फाइंडिंग्स है उनको आपने हर इन्वेस्टिगेशन में रिपीट कर देना है। और जो कार्डिक कैथेटराइजेशन है तो उसके अंदर भी आपको लेफ्ट एट्रियम डायलेटेड मिलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेटेड मिलेगा, माइट्रल रिगर्जिटेशन का एविडेंस मिलेगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी मिल सकती है। तो यही बच्चे आपका ट्रीटमेंट है, सॉरी यही आपका इन्वेस्टिगेशन है माइट्रल रिगर्जिटेशन की। अब बच्चे हम लोग करते हैं कि माइट्रल रिगर्जिटेशन की मैनेजमेंट क्या होगी। तो बच्चे आपको ये बताता चलूँ सबसे पहले कि जो मेडिकल मैनेजमेंट होगी उसके अंदर डायूरेटिक्स आपने लाजमी यूज करनी है अगर पल्मोनरी कंजेशन के साइन प्रेजेंट है और डिस्निया वगैरह आपको आ रहा है, तो डायूरेटिक्स से पल्मोनरी कंजेशन क्लियर हो सकती है। दूसरी चीज बच्चे इसके अंदर हम लोग वेजोडाइलेटर्स बहुत एडवाइस करते हैं, जबकि आपने देखा था माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर हम लोग रेट लिमिटिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स
और बीटा ब्लॉकर्स को एडवाइस कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग वेसोडाइलेटर्स एडवाइस करते हैं क्योंकि माइट्रल रिकंजुगेशन के अंदर जो आफ्टर लोड होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। जो आफ्टर लोड होता है जिसके अगेंस्ट हार्ट ने पुश करना होता है, वो रेजिस्टेंस बेसिकली बढ़ जाता है। तो आप ये देखें कि इस आफ्टर लोड को कम करने के लिए आप लोग वेसोडाइलेटर्स जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रेस्क्राइब करते हैं। उसके बाद बच्चे आप लोग उसके अंदर बच्चे आप लोग एस इनहिबिटर्स वगैरह भी दे सकते हैं। उसके बाद बच्चे आप लोग ये देखें कि अगर एट्रियल फिब्रिलेशन प्रेजेंट है इस केस में तो आप लोग डाइजॉक्सिन भी देंगे, और साथ ही साथ आप लोग एंटीकोगुलेंट का प्रोफाइलैक्सिस भी देते हैं, क्योंकि एट्रिया में जब ब्लड का स्टेसिस हुआ है तो वहां पे कोगुलेशन भी हो सकती है, हाइपर कोगुलेबल फिनोमिना जो होते हैं, थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमिना। सर्जिकल रिपेयर में बच्चे आपने याद रखना है कि माइट्रल वाल्व का रिपेयर हमने करना है इस कंडीशन के अंदर, और खास तौर पे प्रोलैप्स के केसेस के अंदर तो लाजमी लाजमी करना है, ठीक है। ये चीजें बच्चे याद रखनी है। इसके अंदर भी माइट्रल वाल्व की रिप्लेसमेंट करनी पड़ सकती है, तो इनका ट्रीटमेंट जो है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप लोगों को फील हो रहा है। ये था। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट का वेट करें बच्चे।